हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट हैं, जैसे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, साथ साथ आपके जैसे वन्य जीवों से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं, वन से रिलेटेड एक्ट हैं, फॉरेस्ट एक्ट है, ठीक है, वो सभी के सभी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ इसमें पढ़ेंगे हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये इसमें ना मैं आपको सारे के सारे एक्ट पढ़ा दूंगी जितने भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इसके लिए आपको अलग अलग क्लासेस नहीं देखनी पड़ेंगी, आपका ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए मैं एक क्लास बना देती हूँ, वो 20 मिनट में जाकर कंप्लीट होगी और इसमें हम सारा का सारा अगर हम 1 आवर्स में भी पढ़ लेते हैं तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक एक्ट आप जब पढ़ने लगेंगे ना तो उसमें आप ढूंढते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं सारे के सारे एक्ट जितने भी हैं वो सभी एक ही वीडियो में ऐड कर देती हूँ, जिससे आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, कोई भी फालतू बात आपको इसमें नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहने वाली है, मैंने बस वही बातें इसमें लिखी हैं, तो आपको ये सारी पढ़ लेनी जरूरी है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की क्लास और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले लिखा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसी से बाकी आपके जितने भी रूल्स हैं ना वो सभी यहीं से निकले हैं। ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये अब इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी, ऐसा क्यों, मतलब क्या जरूरत पड़ी कि हम इसे 1986 में ही लेकर आए। इसका जो सबसे मेन रीजन है वो ये माना जाता है कि आपको सभी को पता है हमारे यहाँ पर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। जब हमारे यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी हुई तब सबके मन में ना, सरकार के मन में ये आया कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, या कोई ऐसा हमने कोई ऐसी कमेटी का गठन करना चाहिए जब ये ऐसी आपदाएं हो जाती हैं तो उससे पहले वो क्या कर सके, उसको कंट्रोल कर सके, यानी कि उन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेशन देख सके, वहाँ पर क्या क्या किस चीज़ की कमी है, उन पर कौन से रूल्स लगाए जाएं, वहाँ पर कौन से नियम लागू किए जाएं, ये सब सरकार नहीं देख सकती थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या सोचा कि हमें क्या बनानी चाहिए, अब एक कमेटी बनानी चाहिए या एक एक्ट बनाना चाहिए, ठीक है। तो कमेटी तो नहीं कह सकते, एक्ट बनाना चाहिए। तो सरकार को लगा कि हम क्या बनाएं, अब एक एक्ट बनाएं। तभी यहाँ से स्टार्टिंग होती है इसकी। भोपाल गैस त्रासदी के समय नियमों का उल्लंघन हुआ था, ठीक है, और उल्लंघन होने के समय सरकार पर जिम्मेदारी आई। सरकार ने सोचा कि अब हमें इसके लिए एक कानून बनाना होगा, तभी इसके लिए क्या बना दिया, एक्ट बना दिया। इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई थी, उसमें कुछ बातें कही गई थी कि अगर कोई आप एनवायरनमेंट को इस तरीके से प्रभावित करेंगे तो आपके ऊपर ऐसे जुर्माना लग सकता है, आपको इतनी सजा हो सकती है। तो ये सारे प्रावधान बताए गए हैं आपके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में। ये 1986 का है, ठीक है। तो कब आया है आपसे पूछा जा सकता है, इसे हम EPA के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1986 में आया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये बात आपको याद रख लेनी है। इसके बाद और सेकंड थिंग ये थी कि आप सभी को पता है, जब मैंने आपको UNEP पढ़ाया था, मैं आपको सारे पढ़ा दिए, UNEP फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारे मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो आपको पता है 1971 में जब सबसे पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला सम्मेलन जो आपका स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में, तो यहाँ पर क्या बातें कही गई थी कि हर देश क्या करेगा, सभी देश अपने लेवल पर क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। तो हमारे देश को भी नीड पड़ी कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तभी हम क्या लेकर आए, यहाँ पर एक एक्ट लेकर आए जो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि ये UNEP के उद्देश्य को पूरा करने के लिए लाया गया था, ठीक है। तो 1972 में क्या हुआ है, यहाँ पर 1972 में आपके ये जो सम्मेलन हुआ है, ठीक है। तो पर्यावरण सम्मेलन आपसे पूछता है तो 5 जून 1972 को हुआ। इसी से प्रभावित होकर हमने क्या लागू कर दिया, हमारे यहाँ पर EPA 1986 पास किया। इसका उद्देश्य क्या था, आपसे पूछा जाए किसके क्या उद्देश्य थे। इसमें यह कहा गया था कि वातावरण में रसायनों की अधिकता को क्या करना है, नियंत्रित करना है, और इकोसिस्टम को क्या करना है, बनाकर रखना है। इसमें एक्ट कितने थे, इसमें 26 एक्ट, इस एक्ट में जैसे आपको पता है कोई भी एक्ट होता है उसमें कुछ
सेक्शंस होते हैं, कुछ धाराएं होती हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक्ट भी आप लगा सकते हैं। इस पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है बहुत बड़ा, जिसमें अलग अलग धाराएं बताई गई होती है, कुछ चैप्टर्स दिए गए होते हैं, ठीक है। तो हर एक्ट में आपको धाराएं देखने को मिलती हैं और चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से आपके ईपीए में 26 धारा है और साथ साथ उसमें 4 चैप्टर्स हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, कितनी धाराएं इसमें, 26 धाराएं हैं। और चैप्टर्स पूछता है तो कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं। तो आपको याद रखना है कितने चैप्टर है, 4, धारा कितनी है इसमें, 26 है। तो ये बातें क्या करनी है, आपको याद रख लेनी है। 4 चैप्टर एंड 26 धाराएं हैं। ये नियम लागू कब हुआ है, ये 19 नवंबर 1986 से हमारे यहाँ पर लागू हुआ है। और ये क्यों लागू किया गया, इसके पीछे क्या रीजंस थे, ये संस्थानों के लिए था और साथ साथ फैक्ट्रीज के लिए था, क्योंकि यही क्या कर रहे थे, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे थे, अपने फायदे के लिए काम कर रहे थे। इन्हें जनता से कोई मतलब एक तरीके का कोई रिलेशन नहीं था कि उनकी हेल्थ क्यों इफेक्ट होगी इन सब चीज़ों से, जब हम बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग केमिकल्स वगैरह का यूज़ करेंगे या इंडस्ट्रीज से ऐसे सब्सटेंसेस निकलेंगे जो हमारी हेल्थ को, ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करेंगे। वो सिर्फ अपने बेनिफिट देख रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर उस समय तक कोई रूल्स नहीं लगाए गए थे, कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कोई रेगुलेशंस नहीं थे। तो इसमें क्या कहा गया, ये किसके लिए लागू किए गए, संस्थानों के लिए प्लस फैक्ट्रीज के लिए। इसका उद्देश्य क्या था कि जो पर्यावरण है उसका संरक्षण करना और उसमें क्या करना है, सुधार करना है। जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन के नियमों को क्रियान्वित भी करना था। मैंने अभी आपको बताया है 1972 का जो सम्मेलन था, वहां पर जो भी गाइडलाइंस दी गई थी उनको अपने अपने देश में फॉलो करना था। इसीलिए इंडिया ने भी क्या कहा कि हम इसके जो सम्मेलन की जो गाइडलाइंस हैं, जो नियम है, उसे हम हमारे यहाँ पर क्रियान्वित करेंगे, यानी कि एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद मानव, प्राणी, जीव, पादपों के संकटों से बचाना भी इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो आपको ये बात याद रख लेनी है। इसके बाद जो ईपीए है, सॉरी यहाँ पर ईएपी नहीं आएगा, ईपीए आएगा, मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए इनमें से कौन सा अम्ब्रेला एक्ट है। तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन बनाकर दे देगा। तो आपको क्या कहना होगा कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसे हम क्या कहते हैं, अम्ब्रेला एक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी के अंडर, इसी की गाइडलाइंस के अंडर सभी के सभी पॉल्यूशन एक्ट आते हैं। तो अम्ब्रेला एक्ट किसे कहते हैं हम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को कहा जाता है। तो आपको ये याद रख लेना है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि 4 चैप्टर्स हैं। उन 4 चैप्टर्स में क्या क्या दिया गया है वो सब हम जान लेते हैं कि इसके 4 चैप्टर्स में क्या क्या गिवन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है चैप्टर नंबर 1। ये क्लास आपकी थोड़ी सी लेंथी हो सकती है बट आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर आप अलग अलग एक्ट भी पढ़ने बैठेंगे तो भी आपको 25-30 मिनट्स की एक क्लास देखने को मिलेगी, जो मैं यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कवर करा दूंगी। आपका ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में है, पूरे भारत में ईपीए लागू होगा। इस चैप्टर 1 में कहा गया था जो पूरा इंडिया है उसमें क्या लागू हो जाएगा, आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कुछ पर्यावरण प्रदूषक बताए गए थे कि कौन से होंगे। परिसंकटमय पदार्थों के बारे में बताया गया था कि किस इनसे जो प्रदूषण है फैलता है, इन सब के बारे में बताया गया चैप्टर 1 में। इसके बाद चैप्टर 2 आता है। चैप्टर 2 में कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ईपीए की पावर होगी, यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के जो रूल्स है उनको लागू करने का, उसमें कुछ भी अमेंड करने का जो राइट है वो किसके पास में होगा, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। तो ये किस में कहा गया, चैप्टर नंबर 2 में। तो पहले में क्या कहा गया, इसका नाम बताया गया है, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो उसके नाम से होती है। तो चैप्टर 1 में ईपीए का नाम है कि ईपीए के बारे में बताया गया कि ईपीए पूरे इंडिया में लागू होगा। चैप्टर 2 में क्या कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि बड़े के पास राइट होता है, हमारे घर में भी हमारे बड़ों के पास राइट होता है, उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी है। तो चैप्टर 2 में क्या है, जो हमारे बड़े हैं यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास क्या है, ईपीए की पावर है, रूल्स वगैरह बनाने की जो पावर है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो ये किसमें, चैप्टर नंबर 2 में है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में है हमारे यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण का निवारण। अब तीसरे में क्या करेंगे हम, हमें पता लग जाएगा कि हमारे यहाँ पर पॉल्यूशन वगैरह, तो चैप्टर 3 में हम क्या करते हैं, उसका निवारण करेंगे कि हम कैसे उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम उसका निवारण कर सकते हैं, उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में संरक्षण की बात कही गई है, ठीक है। तो चैप्टर 4 में क्या है, संरक्षण है। तो आपको ये याद रखना है। और यहाँ पर क्या कहा गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, किसी राज्य सरकार को पावर दे भी सकती है और उससे पावर छीन भी सकती है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए अगर राज्य सरकारें हैं, अगर ऐसी गाइडलाइंस जारी कर देती हैं जो कि मतलब एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उससे पावर छीन लेगी। अगर ऐसा लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रही है, अब अच्छे अच्छे नियम ला रही है, रेगुलेशंस ला रही है जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित ना हो, लोगों को जागरूक कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस राज्य सरकार को आदेश दे सकती है, उसे और ज्यादा पावर भी दे सकती है। तो ये किसके पास में राइट होगा, आपके सेंट्रल
गवर्नमेंट के पास में राइट होगा। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें जो हैं वो याद रख लेनी है। मैंने आपको भी बताया है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। इसके बाद वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972, ये इंपॉर्टेंट है। ईपीए हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ईपीए जो है वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। 1986 में लागू हुआ है। 26 धाराएं हैं इसमें और 4 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर्स में से पहले में उसका नाम बताया गया है, दूसरे में बड़े की बात की गई यानी कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है, तीसरे में निवारण है और कंट्रोल की बात कही गई है, चौथे में संरक्षण की बात है और पावर क्या कर सकता है, जो भी हमारी राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य सरकारों से पावर ले भी सकती है और उन्हें पावर दे भी सकती है। तो ये सारा का सारा था आपका ईपीए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया है। ये सारी बातें याद रखनी है। यूएनईपी जो आपका पर्यावरण सम्मेलन हुआ था सबसे पहला स्टॉकहोम में, उसके जो भी रूल्स थे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए भी वो लाया गया था। तो आई होप आपको पहले वाला तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972, और मुझे नहीं लगता कि इससे मतलब इसमें से कुछ और पूछा जाएगा, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो मैं सारे आपको बताती जा रही हूँ और मुझे लगता है आपको ये याद भी हो गया होगा जो मैंने आपको समझाया है। इसके बाद है वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972। 1972 जो है ये स्टॉकहोम सम्मेलन के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भारत सरकार ने, मैंने आपको बताया था कि 1972 में कन्वेंशन होता है और उसके बाद में हमारे इंडिया में बहुत सारे काम किए जाते हैं। उसी के तहत जो वाइल्ड लाइफ जो है वन्य जीव संरक्षण एक्ट है वो पारित हुआ था। आपको पता होगा कि इससे पहले हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं थी, नेशनल पार्क नहीं थे, लेकिन जब ये एक्ट वगैरह लाया गया, इनके संरक्षण के लिए काम किया गया, तब हमारे यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई, नेशनल पार्क्स बनाए गए। तो ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय वन्यजीव संरक्षण एक्ट पारित किया। तो यहाँ पर क्या एक्ट पारित किया गया है, वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 पारित हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, वन्यजीव संरक्षण एक्ट पारित हो गया। इसी के तहत क्या, इसके तहत ये बातें कही गई कि जो वन्य जीव है उनको पकड़ने की कोशिश करना, साथ साथ उनका शिकार करना, उनको नुकसान पहुंचाना, ये सब क्या माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा। आपने देखा होगा कि जो सलमान खान है उसने जो हिरन मारा था वो वन्य जीव को उसने क्या कर दिया, शिकार कर दिया। तो उसी के तहत उसको दंड का प्रावधान मिला, उस पर अब भी केस चल रहा है। ठीक है, तो उसे सजा भी दी गई। तो इसी के तहत क्या है, सजा का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है, जुर्माना लगाया जा सकता है। ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है, आपके वन्य जीव से रिलेटेड है। इसके बहुत सख्त कानून है। ठीक है, इसके बाद है 2003 में अमेंडमेंट, नाम बदलकर। ठीक है, इसमें क्या किया गया, 2003 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया, भारतीय वन्यजीव संरक्षण एक्ट 2002। तो आपको ये बात याद रखनी है, इसका नाम कब चेंज हुआ है, 2003 में अमेंडमेंट बदला गया और इसमें इसका नाम बदल दिया, एक्ट 2002 कर दिया, भारतीय वन्यजीव संरक्षण एक्ट 2002 इसका नेम रख दिया गया और इसको अमेंड कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है जंगली जानवर पक्षियों की सुरक्षा। ठीक है, तो इसी के तहत इसका जो नाम है वो बदल दिया गया और इस एक्ट का नाम रखा गया भारतीय वन्यजीव संरक्षण एक्ट 2002 रख दिया गया। ठीक है, इससे पहले हमारे यहाँ पर जो रजिस्टर्ड नेशनल पार्क थे वो सिर्फ 5 थे और बाद में इसकी जनसंख्या जो है वो बढ़ती गई, मतलब इनके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते गए। इसका उद्देश्य क्या था, इसको लाने के पीछे क्या उद्देश्य था, जो जंगली जानवर हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, अभ्यारण्य बनाना, नेशनल पार्क को बनाने के लिए मतलब घोषित करने का अधिकार किसके पास था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। शिकार बैन कर दिया गया, दंड का प्रावधान किया गया। ये सब किसमें थे, 2002 वाले में। जंगल के पेड़ पौधों को काटने के लिए भी इसमें मना किया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। शिकार मना कर दिया गया, उनके जो अंग होते हैं उनको जो बेच देते हैं हम या फिर सजावट के तौर पर यूज नहीं कर सकते, जैसे चमड़े का व्यापार करना सजावट के तौर पर बैन कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें बैन की गई हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। इसके तहत जंगल के पेड़ पौधों को काटना, शिकार करना, उनके अंगों और चमड़ों का सजावट के तौर पर यूज करना क्या माना गया, यहाँ पर बैन माना गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेनी है, ये सारी की सारी बातें, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसके बाद यहाँ पर है वन्य जीवों की सुरक्षा, अभ्यारण्य संरक्षण तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों की पहचान के लिए लाया गया। इसमें और क्या बातें कही गई कि जो वन्य जीव है उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, अभ्यारण्यों को संरक्षित कैसे रखा जाए, प्रतिबंधित जो एरिया है उनकी पहचान की जाए, तो इसके लिए इसे लाया गया था। इसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सरकार को परामर्श देने के लिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उनको सलाह देने के लिए मतलब एक बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड में कौन होंगे, एक्सपर्टाइज होंगे,
जो ये वन्य जीव वगैरह से रिलेटेड चीज़ों में एक्सपर्ट होंगे तो उनके लिए क्या बनाया जाएगा, एक बोर्ड बनाया जाएगा। इस बोर्ड में क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज मेंबर्स होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या देंगे, कुछ गाइडलाइंस दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं। ठीक है, गाइडलाइंस तो नहीं कह सकते, हम एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर यह केवल जंगली जानवरों को नहीं, इसमें ना सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स नहीं आते थे, इसमें एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, सभी टाइप के जो भी जीव जंतु हैं और पौधे हैं वो इसमें ऐड किए गए 2002 वाले एक्ट में। तो ये सारी बात ना आपको याद रख लेनी है। ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ 2003 में क्या हुआ था, इसमें अमेंड हुआ, इसका नाम चेंज कर दिया गया, भारतीय वन्य जीव एक्ट 2002 कर दिया गया। इसमें क्या था, 6 अनुसूची थी, मतलब इसमें कितनी अनुसूची है, 6 अनुसूची हैं, जिसमें से जो आपकी पहली अनुसूची है उसमें क्या है, 43 वन्यजीव शामिल किए गए हैं। ठीक है, और इसमें दंड का प्रावधान भी है। तो आपको याद रखना है, पहली अनुसूची में क्या है, 43 वन्यजीव शामिल हैं, इसमें क्या कहा गया है, दंड का प्रावधान किया गया है। तो पहली अनुसूची में 43 वन्यजीव शामिल हैं और क्या है, इसमें दंड का प्रावधान है। इसके बाद दूसरी जो अनुसूची थी इसकी, इस एक्ट की, इसमें वन्य जीवों के शिकार पर दंड का प्रावधान की बात कही गई है। इसके तहत क्या होता है, इन दोनों अनुसूचियों में क्या मिलेगा, कठोर सजा मिलती है। क्या मिलेगी, इसमें कठोर सजा मिलेगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, पहली अनुसूची में दंड का प्रावधान है, 43 वन्यजीव शामिल हैं और इसके बाद वन्य जीवों के शिकार पर क्या लगाया गया, मतलब वन्य जीवों के शिकार पर दंड की बात कही गई है। पहली और दूसरी में किसकी बात है, कठोर दंड की बात कही गई है। तो आपको ये याद रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर है थर्ड और फोर्थ, इसमें भी दंड की बात है लेकिन इसमें कम सजा दी जाएगी। इसके बाद 5वीं और 6ठी अनुसूची आ जाती है। 5वीं अनुसूची में कहा गया है वे जानवर जिनका, मतलब 5वीं अनुसूची में ऐसे जानवरों को शामिल किया गया है जिनका शिकार हो सकता है। 6ठी अनुसूची में संरक्षित पौधे, खेती रोपण, मतलब ऐसे पौधे रखे गए हैं, ऐसे खेती रखी गई है जिनके रोपण पर रोक लगा रखी है सरकार ने कि आप ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सबको 6ठी अनुसूची में रखा गया है। तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो पहली में और दूसरी में कठोर दंड का प्रावधान है और पहली में 43 वन्यजीव शामिल किए गए हैं, दूसरी में वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाई गई है। तो पहली दूसरी में क्या है, आपका कठोर दंड मिलेगा। ठीक है, सेकंड में क्या होता है, आपको पता है जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपको ज्यादा पिटाई पड़ती है ना, मम्मी भी मार देती है, इधर से टीचर्स भी मारती है। तो पहली दूसरी में क्या होता है, क्योंकि मतलब पहली दूसरी में क्या है, कठोर दंड है, ऐसे याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं। तो पहली और दूसरी में क्या मिलेगा, कठोर सजा मिलेगी, तीसरी चौथी में कम सजा मिलती है। ठीक है, इसके बाद 5वीं में क्या होता है, ऐसे जानवर रखे जाते हैं जिनका शिकार हो सकता है। 6ठी में संरक्षित पौधों की खेती और रोपण पर रोक लगाई गई है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद है यहाँ पर क्या दंड मिलेगा, पहली दूसरी अनुसूची में न्यूनतम सजा कितनी है। ठीक है, इसमें सजा की बात भी कही गई है क्योंकि कठोर सजा है तो आपको कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है। इसमें पहली और दूसरी अनुसूची के तहत आपको 3 साल की सजा होगी और ये कम से कम सजा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 साल की सजा हो सकती है अगर आप कुछ ऐसा मतलब वन्य जीवों का शिकार कर देते हैं या फिर ऐसे संरक्षित जो पौधे हैं जिसको सरकार ने मना कर रखा है करते हैं, चमड़ा वगैरह का शिकार करते हैं, चमड़े वाले जीव जंतु का शिकार करते हैं। ठीक है, या अपने शौक के लिए शिकार करते हैं, हाथी दांत वगैरह का शिकार करते हैं, तो इन सब के लिए आपको सजा मिल सकती है। तो न्यूनतम सजा कितनी है आपके लिए, 3 साल है और अधिकतम सजा की बात करते हैं तो हम 7 साल की सजा इसमें है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जुर्माने की बात भी कही गई है। न्यूनतम जुर्माना जो है आपको 10,000 रुपये न्यूनतम जुर्माना लगाया जाएगा आपके ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर 25 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, ये कब लगेगा, जब आप जानवरों की खाल को इकट्ठा कर रहे हैं। आपको पता है उनकी खाल बहुत महंगी बिकती है और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब चुपके से अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये अवैध व्यापार माना जाता है। ठीक है, तो इसके तहत उन्हें 25 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। पहली बार में 10,000 का जुर्माना, जब वो सेकेंड टाइम में करेगा फिर से वो क्राइम तो 25,000 जुर्माना मिलेगा। सेकंड टाइम में यहाँ 50 लाख की बात कही गई है। तो आपको ये सारा का सारा डाटा याद रखना है। पहली बार में न्यूनतम सजा कितनी है, न्यूनतम जुर्माना 10,000 है, ज्यादा से ज्यादा 25,000 है। मैक्सिमम सेकंड टाइम में 25,000 है। मैक्सिमम जुर्माने की बात की जाए तो आपके पास 25 लाख है और सेकंड टाइम में 50 लाख है। तो ये बात याद रख लेनी है। इसके बाद वन्यजीव संशोधन 2013 में वन्यजीवों का जो अमेंडमेंट है वो लाया गया था। इसमें अधिकतम सजा 7 साल ही है, 1 लाख कम से कम जुर्माना कर दिया गया। पहले कम से कम जुर्माना 10,000 था, अब यहाँ पर कम से कम जुर्माना 1 लाख है और 25 लाख मैक्सिमम लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर भारतीय संविधान में अमेंडमेंट किए गए थे, जो वन्यजीवों को लेकर कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। ये 42 अमेंडमेंट 1976 के एक्ट से आए हैं। ठीक है, इसके तहत आपके संविधान में 48A एंड 51A
जोड़ा गया। ये आपके वन्य जीवों से और जितने भी मतलब जैसे प्लांट्स वन्य जीव हैं उनकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए, इन सबसे रिलेटेड थे। तो 48A और 51A इन्हें जोड़ा गया किससे? 42 अमेंडमेंट 1976 से। इसके बाद है समवर्ती सूची। ये मतलब जो हमारा वन्य जीव है ये टॉपिक किस में आता है? आपका समवर्ती सूची में आता है। ये पूछे जा सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए कौन सा टॉपिक किस में आता है। तो समवर्ती सूची का टॉपिक है वन्य जीव वाला, तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले 1872 में वाइल्ड एलिफेंट एक्ट आया था, यानी कि ये जब ब्रिटिशर्स का राज था तब हमारे यहाँ पर सबसे पहली बार कोई एक्ट लाया गया, तो वो एलिफेंट वाइल्ड जो जंगली हाथी होते हैं उनके शिकार वगैरह के लिए लाया गया था। इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे यहाँ पर 1972 में EPA आया, इसी के तहत इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना की गई है। तो किसकी स्थापना हुई हमारे यहाँ पर? बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद है नेशनल राष्ट्रीय वन्य जीव योजना। तो राष्ट्रीय वन्य जीव योजना लाई गई, ये 15 साल के लिए थी। कितने साल के लिए लाई गई है? नेशनल राष्ट्रीय वन्य जीव योजना 15 ईयर्स के लिए है। ये 2017 से 2031 तक है, मतलब 15 ईयर तक चलेगी, तो 2031 तक। और 2 अक्टूबर को ये जारी की गई। मतलब ये योजना कब लागू की गई? 2 अक्टूबर को। किस लिए थी? वन्य जीवों की सुविधाओं से रिलेटेड और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है ये। भारतीय वन्य जीव संस्थान कब बना है? 1982 में बना है। योजना 2017 में 2031 तक रहने वाली है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जो संस्थान है वो कब बना? आपका 1982 में बना है। इसी में क्या है? केंद्रीय पर्यावरण, ये किसके अंडर आता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंडर आता है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितने पॉइंट मैंने आपको इसमें बताए हैं। तो वन्य जीव वाला जो एक्ट है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथी भी है। एक बार रीड करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, बस एक बार इसको समझ लेना वीडियो देखकर, और एक बार आप PDF रीड कर लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ कन्वेंशन हुए हैं, जैसे एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा IUCN, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, ये कुछ कन्वेंशन है जो वन्य जीवों से रिलेटेड है। तो आई होप आपको ये वन्य जीव वाला जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कितने यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन की पूर्ति करने के लिए 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। बाद में इसमें अमेंडमेंट होता है 2003 में, इसका नाम रख दिया जाता है भारतीय वन्यजीव संरक्षण एक्ट 2002, ठीक है। इसके तहत कुछ गाइडलाइंस जारी की जाती है कि आप ऐसे ऐसे जीव जंतु का शिकार नहीं कर सकते हैं। इसके तहत कुछ चैप्टर्स हैं, जिन चैप्टर्स के बारे में हमने जाना है। 6 अनुसूची है, सॉरी अनुसूची कितने? इसमें 6 हैं, और हर अनुसूची में कुछ ना कुछ बात कही गई है। पहले और दूसरे में कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत आपको कम से कम कितनी सजा दी जाएगी? यहाँ पर 3 साल की और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सजा है। साथ साथ जुर्माने की बात की गई थी, 10,000 जुर्माना, और साथ साथ सेकंड टाइम में 25,000 जुर्माना, अधिक से अधिक 25 लाख का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमने इस क्लास में पढ़ ली थी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। बाद में इसमें सजा में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, तो इसके कुछ रूल्स चेंज कर दिए गए। 10 लाख रुपए जो 1 लाख रुपए कम से कम जुर्माना कर दिया गया। 42 अमेंडमेंट 1976 एक्ट के तहत 48A एंड 51A जोड़ा गया था। तो ये बस यही बात याद रखनी है आपको। प्लानिंग कब आई है? योजना 2017 से 31 तक 15 सालों के लिए चलेगी। इसके बाद जो संस्थान बनाया गया 1982 में बना है। बस यही था आपका वन्य जीवों से रिलेटेड एक्ट। अब पढ़ते हैं जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण एक्ट 1974। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, इसको पढ़ लेना आप। सॉरी, मैं ही पढ़ा देती हूँ, एक बार रीड तो कराई देती हूँ, फिर आप इसकी PDF जो है ना वो रीड कर लेना, ठीक है। तो आप इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं हम जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण एक्ट 1974। मुझे पता है आप भी बोर हो गए होगे, आप सोचते होगे पता नहीं क्या है ये, मैम तो पढ़ाती रहती है, कुछ बोलती नहीं बीच में से, है ना। बट लाइव क्लास हो तो भी मैं आपसे बात कर सकती हूँ, बट ऐसे तो मैं आपसे क्या ही बात करूँगी। तो इससे अच्छा तो हम पढ़ ही लेते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि एग्जाम भी पास में है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, बताऊँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने जब अपनी TGT एग्जाम की प्रिपरेशन की थी ना, तो मतलब मैं ऐसी क्लासेस ढूंढती थी, क्योंकि मुझे ना ये ऐसे बात करने वाली क्लासेस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है। तो मैं ऐसी क्लास देखा करती थी जिसमें बहुत कम बात की गई हो, जिसमें सिर्फ पढ़ाया गया हो। तो मैंने सोचा कि मतलब जो आप एग्जाम टाइम पे जब आप क्लासेस देखते हैं ना, तो आप यही ऐसी क्लासेस सर्च करते होंगे जहां पर बातें ना करके सिर्फ पढ़ाया जाए, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। और जब कम टाइम में आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसी क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। मैंने देखा है कि 1 घंटे की क्लास में अगर कोई आपसे 30 मिनट तक तो बात ही कर रहा है, और उस 30 मिनट में आप क्या सीख पा रहे हैं?
तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि आपका इसमें बेनिफिट हो, इसलिए मैं बात नहीं करती ज़्यादा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप पढ़ें, आप इस क्लास में पढ़ें। बातें तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी चैनल पर चले जाएं, आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिल जाएंगी, है ना। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि आपको मतलब कम बातें करके आपको ज़्यादा पढ़ाती हूँ। तो यही मेरा मोटिव होता है कि कम टाइम में आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मुझे भी ऐसे टेंशन रहती है, पता नहीं आपका सिलेबस कब कंप्लीट होगा, क्योंकि ईवीएस का सिलेबस ना इतना ज़्यादा है, मतलब मुझे बार बार यही सोचना पड़ता है पता नहीं कब कंप्लीट होगा। इतने सारे टॉपिक्स हैं और ढूंढने पड़ते हैं ना, तो और भी मतलब ऐसे होता है, इतना ढूंढ कर लाना पड़ता है हर एक्ट को, हर क्लास को। इतने सारे टॉपिक्स हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कहीं पर मिलते भी नहीं हैं, वो बहुत गूगल कर करके ढूंढना पड़ता है। तो प्लीज़ आप एक आधी बार शेयर भी कर दिया करिए मेरी क्लास को, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं क्लास बनाती हूँ और आप क्या करते हैं, मेरी क्लास लाइक भी नहीं करते हैं, तो मुझे थोड़ा दुख लगता है। प्लीज़ लाइक कर, ठीक है। तो अब हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए स्टार्ट कर देते हैं हमारे जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण एक्ट 1974। आई होप आपका माइंड फ्रेश हो गया होगा अच्छे से और अब आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण एक्ट 1974। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये आप इसको अच्छे से रीड करना। ये जितने भी एक्ट मैं आपको बता रही हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके इस एग्जाम में नहीं आएंगे ये, क्योंकि इस सिलेबस में तो दिए गए हैं तो आएंगे ही वैसे, तो मान लीजिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो आप मान लो कोई और एग्जाम देते हो तो उन एग्जाम में इनमें से जरूर आता है। ईवीएस जो एनवायरनमेंट का टॉपिक है ना, या आपका यूपीएससी से लेकर एचसीएस से लेकर कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हो। अगर आप मान लो यूपीएससी का भी कभी एग्जाम दे तो भी ना एनवायरनमेंट से रिलेटेड उसमें 17 to 18 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर इसे अच्छे से कर लिया ना, जो ये क्लासेस जो भी आपको जो सिलेबस दिया गया है वो बहुत अच्छे से अगर आपने कर लिया है, तो आप वहाँ पर इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं हम जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण। 1974 में आया था। इसमें कितने चैप्टर्स हैं? इसमें 8 चैप्टर है। इसमें धाराएं कितनी है? 64 है। तो आपको ये बात याद रखनी है, 8 8 जा 64, ठीक है। तो जिसमें 8 चैप्टर है, धाराएं 64 है और इसका नाम क्या है? जल प्रदूषण नियंत्रण एक्ट 1974। ये किस लिए लाया गया था? क्योंकि 1960 का जो दशक था उस समय सरकार का यहाँ पर ध्यान गया कि हमारे यहाँ पर जो वाटर पॉल्यूशन है वो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या लेकर आए? जो वाटर के प्रदूषण है, मतलब जल प्रदूषण है, उसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए हम एक्ट लेकर आए हैं। 1963 में हमने एक्ट बनाने की बात कही है, ठीक है। तो 1960 में सरकार का ध्यान जाता है। 1963 में हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं कि हम क्या बनाएंगे? एक एक्ट बनाएंगे। उसके बाद 3 साल बाद ही 1969 में 6 ईयर के बाद, पहले यहाँ 3 साल आएगा फिर इसमें 6 ईयर ऐड कर देना, ठीक है। तो 1960 में सरकार का ध्यान जाता है। उसके 3 साल बाद हम क्या बात करते हैं कि हम एक्ट बनाएंगे। उसके 6 साल बाद 1969 में विधेयक आता है जिसे संसद में पेश किया जाता है। इसमें सभी उद्देश्य बताए जाते हैं कि क्यों हमें जरूरत है जल प्रदूषण के लिए एक्ट लाने की। तो 30 नवंबर 1979 को संसद में ये पारित कर दिया जाता है। उसके बाद 23 मार्च 1974 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, ठीक है। और 1974 में ही आपका एक्ट बन जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि एक्ट कब बना है तो आप क्या टिक करेंगे? 1974 में ये एक्ट बन गया। और लागू कब हुआ? आपसे पूछा जाए एक्ट बना कब? 1974 में। लागू कब हुआ है? 26 मार्च 1974 को लागू हुआ है। डेट याद रख लेना, कब हुआ है? 26 मार्च, ठीक है। 26 मार्च 1974 को आपका ये जो एक्ट है ये लागू हो जाता है। जल प्रदूषण एक्ट 1974 में लागू होता है, ये बात याद रखनी है। इसी के तहत प्रदूषण की व्याख्या की गई। इस एक्ट के तहत आपके पॉल्यूशन के बारे में बताया गया कि ये पॉल्यूशन है क्या। इसी के तहत बताया गया कि हमें क्या करना पड़ेगा? बोर्ड्स की स्थापना करनी होगी, ठीक है। सलाहकारी बोर्ड की स्थापना की इन्होंने। इसके बाद यहाँ पर पॉल्यूशन, यहाँ पर कहा गया कि जो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, जो जल प्रदूषण करेगा, या कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होती हैं जो बहुत ज्यादा गंदा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, और वो कहाँ बहा दिया जाता है? पानी में। तो ऐसे इस तरीके से जो सरकार की गाइडलाइंस के को फॉलो नहीं करेगा और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, उसे 6 साल की सजा का प्रावधान की बात इसमें कही गई है। इसके बाद में जल उपकर प्रदूषण निवारण व नियंत्रण, यानी कि उपकर में क्या कहा गया? जो जल प्रदूषण एक्ट है उसका जो रूप है उसे व्यापक कर दिया गया। यहाँ पर दंड वगैरह, सजा वगैरह एक्सटेंशन कर दी गई, ठीक है, बढ़ा दिए गए, इसका रूप बढ़ा दिया गया, व्यापक कर दिया 1977 में। 74 में आया था, 3 साल बाद हमने इसे क्या कर दिया? इसको व्यापक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर राज्य नियंत्रण बोर्ड को एक्स्ट्रा पावर दी गई। इसमें क्या कहा गया कि जो राज्य हैं उन्हें, उनके जो बोर्ड्स हैं उनको क्या दी जाएगी? ज्यादा पावर्स दी जाएगी। इसी के तहत दंड का प्रावधान किया गया, ठीक है।
और इसमें कहा गया कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसको बिजली की और पानी की आपूर्ति नहीं मिलेगी, उस पर रोक लगा दी जाएगी, उसकी इंडस्ट्रीज जो होंगी उस पर भी रोक लगा दी जाएगी। तो ये आपका जल से रिलेटेड था। जो जो मेन पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपको जल वाले में बता दिए हैं, ठीक है। तो 1974 में एक्ट आया है, 26 मार्च 1974 को ये लागू होता है। पहले संसद से पारित होगा, फिर ये लागू होगा। उसके बाद 1977 में इसको हमने वाइडली देखा है, यानी कि इसमें राज्य सरकारों को पावर दी गई, बोर्ड बनाए गए, इसमें प्रावधान किए गए जो दोषी व्यक्ति उसको 6 साल की सजा हो सकती है और साथ साथ उसके यहाँ पर बिजली और पानी की आपूर्ति पर रोक लगाई जा सकती है। इंडस्ट्री, उसकी जो इंडस्ट्री होगी उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये आपका जल प्रदूषण से रिलेटेड था। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं वायु प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम। इसके तहत कुछ एक्ट आए हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, वो भी किससे रिलेटेड है, क्योंकि फैक्ट्रियां पोल्यूशन क्रिएट करती थी। तो पहले हमारे यहाँ पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम एक्ट नहीं था, ये 1981 में आया है, ठीक है। लागू 82 में हुआ है, आया कब है, 81 में आया है। तो ये पोल्यूशन वगैरह क्रिएट करती थी, तो इसलिए हम क्या लेकर आए, पहले फैक्ट्रीज एक्ट लेकर आए हैं। इसमें कब लाए, 1948 में। ये किस लिए लेकर आए थे, क्योंकि जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते थे वहां पर रहने वाले श्रमिकों की हेल्थ वगैरह खराब हो जाती थी, उनके स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं देता था, उनसे ऐसे काम कराए जाते थे जिससे उनकी हेल्थ इफेक्ट होती थी। तो इसलिए फैक्ट्रीज एक्ट लेकर आए। अब ये जो वायु प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम एक्ट है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर है और साथ में 54 धाराएं हैं। तो 7 चैप्टर 54 धारा। जल वाले में कितने थे, 8 चैप्टर थे, 64 धारा थी। तो जल वाले में 8 थे, यहाँ पर 7 है और यहाँ 54 है। वायु वाले में कम है, जल वाले में ज्यादा थे, ऐसे याद रख लेना। इसके बाद यहाँ पर है ज्वलनशील पदार्थ एक्ट 1952, क्योंकि ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे पदार्थ जलाते हैं जिससे वो वायु में मिल जाते हैं, फिर हम सांस लेते हैं तो हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है, उससे वायु प्रदूषण फैलता है। तो इसके तहत ऐसे ज्वलनशील पदार्थों पर रोक लगाई गई जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमारी वायु के लिए खतरनाक है। तो ये कब एक्ट आया था, 1952 में आया था। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में आता है, ज्वलनशील पदार्थ एक्ट 1952 में आया है। इसमें जैसे एसीटोन है, कैल्शियम है, फास्फाइड है, कैल्शियम कार्बाइड है, मिथेल अल्कोहल आदि को इसमें शामिल किया गया। इसके बाद है वायु प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम। वायु प्रदूषण की रोक के लिए जो एक्ट आया है वो 1981 में आया है। मैंने आपको ऊपर बताया था 1981 में वायु प्रदूषण एक्ट आता है और ये 1982 में लागू होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, 81 में आता है, 1982 में लागू होता है। ये जितने भी एक्ट है ना, सभी स्टॉकहोम में जो एनवायरमेंट को लेकर जो कन्वेंशन हुआ था उसी के तहत हमने यहाँ पर लागू किए हैं, ठीक है। इसे पारित होने में किसकी भूमिका है, 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन में मानव पर्यावरण सम्मेलन की भूमिका रही है। तो इसको पारित होने में इसी की भूमिका है, ठीक है। तो सभी में इसी की भूमिका आपको देखने को मिलेगी। जितने भी एक्ट होंगे ना, सब में आपको जो 1972 वाला सम्मेलन है उसकी भूमिका देखने को मिलेगी। ये लागू एक्ट पारित कब हुआ है, ये 26 मार्च 1981 को एक्ट पारित हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्ट पहले पारित हो जाते हैं, लागू बाद में होते हैं। तो 16 मई 1982 को क्या होता है, ये लागू होता है। तो एक साल बाद 82 में पारित होता है, 29 मार्च 1981 को ये एक्ट पारित होता है और लागू कब होता है, 82 में होता है। पारित हुआ 81 में, एक साल पहले एक्ट पारित हो गया, लेकिन ये लागू कब होता है, एक साल बाद, यानी कि 82 में। इसमें क्या कहा गया था, जो मोटर गाड़ी है, अन्य कारखाने हैं, ठीक है, उनसे जो निकलने वाले धुएं हैं, गंदगी है, उसको कंट्रोल करना। तो ये सारी बातें किसमें कही गई, आपके 81 वाले एक्ट में कही गई हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, आपसे पूछा जा सकता है कि वायु प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण को कब शामिल किया गया। तो 1987 में वायु प्रदूषण में जो नॉइज पॉल्यूशन है उसको भी शामिल कर दिया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये पॉइंट जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। इसमें सेंटर प्लस स्टेट दोनों को ही क्या दी गई है, पावर्स दी गई हैं। तो ये बात भी याद रखनी है। इसकी धारा 21 और धारा 22 में कहा गया कि कोई भी संस्थान अगर राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो और पॉल्यूशन क्रिएट करता है तो उसे क्या माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। तो किसमें कहा गया, धारा 21 और 22 में कहा गया। तो ये बात याद रखनी है। 21-22 में क्या कहा गया कि अगर कोई भी ऐसा संस्थान है जो सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, बोर्ड की जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो नहीं करता है और ऐसा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कानूनी अपराध माना जाएगा। 21 और 22 में ये बात कही गई है। इसके बाद यहाँ पर है धारा नंबर 20। धारा नंबर 20 में मोटर वाहन प्रदूषण का प्रावधान किया गया है। धारा नंबर 19 में राज्य बोर्ड किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। मतलब राज्य बोर्ड के पास में ना ये राइट होगा कि वो किसी भी एरिया को क्या घोषित कर सकता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। तो वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है किसी एरिया को। किसमें कही गई है बात, 19 में कही गई है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका धारा 31। इसके अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये
आपसे पूछ लेगा अपीलिएट अथॉरिटी क्या होती है। तो अपीलिएट अथॉरिटी है ये, इसका प्रावधान किया गया। अपीलिएट होता है जहां पर हम अपील कर सकते हैं, एपलेट लिख दिया मैंने यहाँ पर, अपीलिएट आएगा, ठीक है, जहां हम अपील कर सके। अपीलिएट अथॉरिटी का प्रावधान है। इसमें 1 से 3 सदस्य होते हैं, और ये तीनों सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, हमारे राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर जो अपीलिएट अथॉरिटी है ये क्या कर सकते हैं, अगर किसी उद्योग को, मतलब मान लीजिए कोई इंडस्ट्रीज है, वहां पर बोर्ड ने क्या कर दिया, रोक लगा दी कि ये वाली जो इंडस्ट्री है वो वायु प्रदूषण है वो क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो ये इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दी या उसे बंद कर दिया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई, तो उसके लिए वो क्या करेगा, ये जो अपीलिएट अथॉरिटी है वहां पर क्या कर सकता है, अपनी जो अर्जी है वो लगा सकता है, वहां पर उसके जो फैसले है उसके अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है। और ये ऐसा कब तक करेगा, 30 दिन के बीच में कर लेगा। तो यहाँ पर जो अपीलेट अथॉरिटी है वो इसके बारे में सोचेगी, तो यहाँ पर उसका जो फैसला है वो चेंज भी हो सकता है, उसको सलाह वगैरह देने का अपीलेट अथॉरिटी काम करती है। अगर किसी उद्योग को राज्य बोर्ड के फैसले से प्रॉब्लम है तो कहाँ अपील कर सकता है, अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकता है, और ये 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए ये काम, अदरवाइज इसकी बात नहीं मानी जाएगी। इसके बाद लास्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन संरक्षण अधिनियम 1980। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं, और साथ साथ आपका जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, मुझे लगता है इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा, आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर है वन संरक्षण अधिनियम 1980, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने लिखा 25 अक्टूबर 1980 से लागू। तो आपसे पहली बात तो ये पूछा जाए कि लागू कब हुआ है, तो 1980 में लागू हुआ, ठीक है। पहले ना ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू नहीं थे ये लॉज, लेकिन जब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इसको ऐड कर लिया, मतलब वहाँ की जो धारा वगैरह है वो हटा दी, 370 हटा दिया, उसके बाद से पूरे इंडिया में लागू है। तो यहाँ पर एक्ट 2019 एक्ट के तहत इन सबको भी शामिल कर लिया गया। अब जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में भी शामिल है। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 से इसको शामिल किया गया, मतलब इन स्टेट्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसके बाद है वनों का वर्गीकरण। इसमें क्या कहा गया है, इसमें वनों का वर्गीकरण और उसकी परिभाषा नहीं दी गई। इस एक्ट में क्या नहीं किया गया, मतलब ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं की गई है कि ये वाले वन जो है वो इस कैटेगरी में आएंगे, ये वन जो है इस कैटेगरी में आएंगे। इसमें इनकी परिभाषा भी नहीं दी गई। इसमें यह कहा गया है कि जो वन है, वनों को आरक्षित श्रेणी से बाहर करने पर रोक लगाता है। मान लीजिए कोई राज्य है, वो क्या करेगा, कोई भी वन है जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं और वो उससे बाहर निकालना चाहता है, उस पर रोक लगा सकता है ये, ठीक है। तो इसके पास में कुछ ऐसे ऐसे राइट्स दिए गए हैं इसको। इसके बाद यहाँ पर है फॉरेस्ट एक्ट 1927 से राज्यों को अधिकार था, मतलब फॉरेस्ट एक्ट सबसे पहले 1927 में अंग्रेजों के टाइम में आया था। इसमें राज्यों को अधिकार था वनों के संरक्षण का, कि राज्य क्या कर सकते हैं, अपने एरिया में जो वन है ना उनका संरक्षण कर सकते हैं। लेकिन बाद में क्या कहा गया कि जो वन है उसे किसमें शामिल कर दिया गया, समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, ठीक है। इसको समवर्ती सूची में शामिल इसलिए किया गया क्योंकि जो सेंटर है वो क्या कर सकता है, इन पर रोक लगा सकता है, राज्य सरकारों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। अगर राज्य सरकारें कुछ ऐसा करती हैं, मान लीजिए अपने फायदे के लिए वनों को कटवा रही हैं, वहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह स्थापित करा रही है, तो जो केंद्र सरकार है वो उन पर रोक लगा सकती है। केंद्र सरकार के पास भी पावर रहेगी, साथ साथ राज्य सरकारों के पास में भी पावर रहेगी, इसमें सेंटर का भी योगदान रहेगा। इसलिए वन और वन्यजीव दोनों किसके मतलब कौन सी सूची में आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं, ठीक है। कानून जब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती। मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट है, उसने अपने यहाँ पर वनों से लेकर कोई कानून पारित करना है, तो ये तब तक कानून पारित नहीं कर सकते जब तक कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इन्हें परमिशन ना दे दे। जब ये यहाँ से परमिशन पारित कर देगी तभी इनके स्टेट में वो कानून लागू किया जाएगा। जैसे नेशनल पार्क बनाना है तो इसके लिए ये क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे। तो ये सारी बातें किसमें, आपके इस एक्ट में दी गई हैं। इसके लिए राज्यों को मंजूरी के लिए सलाहकार कमेटी का गठन किया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, जो राज्य है जिन्हें कोई सलाह लेनी है, ठीक है, तो उनके लिए क्या बनाई जाएगी, एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, जो क्या करेगी, एक तरीके से सलाह देने का काम करेगी, ठीक है। जो एनजीटी है उसमें अपील कर सकते हैं ये, तो इसके लिए अपीलिएट कहाँ है, एनजीटी में। आई होप मुझे लगता है खत्म हो गया। इसके बाद हमारी जो पहली राष्ट्रीय वन नीति थी वो 1988 में आई थी। तो आपकी जो क्लास है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको एक क्लास समझ में आ गई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैंने आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं किया होगा इसमें। यहाँ पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया है, 1980 से लागू हुआ है। इसके बाद में पुनर्गठन, जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 से इसमें शामिल कर दिया गया। इसमें वनों का वर्गीकरण और परिभाषा की बात नहीं कही गई है। इसमें किसकी बात कही गई है, केवल जो भी आरक्षित श्रेणी में वन आते हैं उनको बाहर लगाने पर रोक लगाता है। पहले ये केवल हमारे यहाँ पर
राज्य सरकारों के पास था, लेकिन बाद में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कर दिया गया और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, यानी कि समवर्ती सूची में इसको शामिल कर दिया गया। तो यही बात हमने पढ़ी है वन संरक्षण अधिनियम में। इसके बाद यहाँ पर ये जिस तरीके से हमने यहाँ ये वायु प्रदूषण वगैरह वाला पढ़ा है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वायु प्रदूषण 1981 में आया था, 1982 में लागू हुआ, जून में जो 1972 में स्टॉकहोम का कन्वेंशन था उसके तहत लाया गया था। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रख लेनी है। 1982 से लागू होता है। 1987 में हमने यहाँ पर नॉइज पॉल्यूशन को भी इसमें ऐड कर दिया। सेंटर प्लस स्टेट दोनों को पावर दी गई है इसमें कुछ धाराएं हैं जैसे 21, 22 में कहा गया है, तो ये सारा का सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है। 7 चैप्टर है इसमें, 54 धाराएं हैं। जल प्रदूषण वाले में 8 चैप्टर थे, 64 धाराएं थी, ये याद रख लेना। ठीक है, तो ये सारा का सारा मैंने आपको करा दिया, देख सकते हैं आप इस तरीके से। 1972 में ये सारा आप पढ़ चुके हैं। 1974 में ये एक्ट आया था। इसके बाद ये मैंने आपको ये सारा पढ़ा दिया, जो भी आपका वन्य जीवों से रिलेटेड है सारा आप पढ़ चुके हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ चुके हैं। ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत हेल्पफुल है, आप इसको जरूर पढ़ कर जाइएगा। बहुत सारे टॉपिक एक ही क्लास में कंप्लीट करा दिए हैं, अब आपको मतलब बहुत ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूम करने की भी नीड नहीं होगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। जितने भी संसाधन वाले टॉपिक है ना, अब वो जितने भी जो संसाधन वाले टॉपिक्स है वो मैं आपको एनसीईआरटी की बुक में से कराने वाली हूँ। ठीक है, जैसे आपका एनर्जी वाला टॉपिक है वो बिल्कुल एनसीईआरटी की जितनी बुक्स है ना, मेरे पास में सारी बुक्स है एनसीईआरटी की। ठीक है, 6th से लेकर 12th तक जितनी बुक्स में आपके जो भी वो मतलब रिसोर्सेज वाले टॉपिक है, चाहे वो 6th क्लास का टॉपिक है, चाहे 12th क्लास में है, चाहे वो 9th क्लास में है, सभी बुक में से पढ़ा दूंगी मैं आपको। ठीक है, पीडीएफ के थ्रू सारे चैप्टर्स ऐड कर दूंगी हर क्लासेस के, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और उससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि ना जो HSSC है ना, वो ज्यादातर आपका जो पेपर का पैटर्न बनाती है ना, एनसीईआरटी बेस होता है। अगर आपने पहले भी अगर HSSC के एग्जाम दिए हैं तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वो जितने चैप्टर्स मुझे मिलेंगे ना, वो सब मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ा दूंगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।